बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे इस मुश्किल वक्त में भी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8051 की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक फैमिलियरिटी ली थी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और हमने इसकी रैम स्पेस एलोकेशन देखी थी कि किस तरीके से रैम जो होती है वो एलोकेटेड होती है 8051 में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे मज़ीद थोड़ा सा और। किसी भी प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं किसमें, शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहे होते हैं ज़्यादातर, उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक्स क्या चीज़ होती है? निमोनिक्स उन शॉर्ट टर्म्स को कहते हैं जो हम अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं लिखने से कि इसको प्रिंट आउट कर दो, अगर मैं सिंपल लिख दूं प्रिंट अपनी आसानी के लिए कि बस इसको प्रिंट आउट निकाल दो इसका, तो ये क्या होते हैं? ये निमोनिक्स होते हैं। ये हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स आज तक लिखे गए हैं वो किस में ज़्यादातर लिखे जाते हैं? वो निमोनिक्स में लिखे जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता प्रोग्रामर्स के पास कि वो इतने बड़े बड़े जो है सेंटेंसेस लिखें और अपने प्रोग्राम को जो है वो ऑपरेशन डिफाइन करें। निमोनिक्स बनाए जाते हैं उनकी हेल्प के लिए, ताकि वो प्रोग्राम जो है वो ईजीली लिख सकें और जल्दी से लिख सकें। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में भी निमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं, और उन निमोनिक्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब इंस्ट्रक्शंस को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं किसी भी निमोनिक में होती है, जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के निमोनिक में होती है। वो होती है दो चीज़ें, एक होता है हमारा ऑपकोड और दूसरा क्या होता है? ऑपरेंड। ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशन कोड होता है जो कि हमारे असेंबलर को बताता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। और ऑपरेंड क्या होता है? वो चीज़ें होती हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। वो रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, डेटा भी हो सकता है डायरेक्टली। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ऑपरेंड्स क्या होती हैं? जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और ऑपकोड क्या होता है? वो ऑपरेशन डिफाइन करता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जाएगा। आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ऑपकोड और ऑपरेंड्स की। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं एलिमेंट्स की तरफ। असेंबली लैंग्वेज के 3 मखसूस एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है ये असेंबलर डायरेक्टिव्स, दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट, और तीसरा है एड्रेसिंग मोड। अब असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? असेंबलर डायरेक्टिव्स को जान लेते हैं। असेंबलर डायरेक्टिव वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे असेंबलर को दी जाती हैं। मैं इसको मिटाऊंगा। असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे असेंबलर को दी जाती हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब दी जाती हैं कि क्या क्या काम उसे परफॉर्म करना है। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं, और ये हमारे प्रोग्राम को बेसिकली एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, गाइड कर रही होती हैं किस डायरेक्शन में हमारा प्रोग्राम जाएगा। ये होते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। एक होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऑपकोड्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये ऑपकोड्स को हम क्या कहते हैं? इनको इंस्ट्रक्शन सेट्स भी कह रहे होते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही तो परफॉर्म कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि करना क्या है असेंबलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? एड्रेसिंग मोड्स की तरफ आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग मोड्स हमारा एक वे है कि हम लोग किस तरीके से अपने ऑपरेंड्स को एड्रेस करने वाले हैं, उसके अंदर से किस तरीके से हम लोग डेटा को एक्सेस करने वाले हैं। डेटा के एक्सेसिंग मेथड्स को हम लोग एड्रेसिंग मोड्स कह रहे होते हैं। अब मल्टीपल मोड्स होते हैं, 4 से 5 मोड्स होते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज के एड्रेसिंग मोड्स। अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम असेंबलर डायरेक्टिव्स देखेंगे इस लेक्चर में, और सेकेंडली हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स। इंस्ट्रक्शंस को हम आगे आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन सेट तो हमारा क्लियर होता ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स और एड्रेसिंग मोड्स। लेट्स मूव ऑन। अब हम समझते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स की। अब बहुत सारे असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, बट मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट आउट किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर हम लोग कोई भी बिगनर प्रोग्राम बनाना चाहें तो। सबसे पहला जो हमारा एक इंस्ट्रक्शन असेंबलर डायरेक्टिव है वो है ओरिजिन, ORG। ये एक निमोनिक है किसका? ओरिजिन का। ये हमारे प्रोग्राम में क्या बताता है? ये हमारे प्रोग्राम में बताता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कहाँ पे होगा, रॉम लोकेशन में जाएगा कहाँ पे। ये डायरेक्टिव देता है हमारे असेंबलर को जब वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है कि इस प्रोग्राम का ओरिजिन कहाँ से होगा, ये रॉम में बेसिकली रखा कहाँ पे होगा, कौन सी लोकेशन पे रखा होगा, और आगे कहाँ मूव ऑन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है ये ओरिजिन जो होता है हम लोगों ने 0 पे रखा होता है, और इसको रखने का जो मतलब होता है, इसको रखते किस तरीके से, वो इस तरह रखते हैं सिंपल।
कि भाई ओरिजिन मेरा जो है 0 से, मेरा जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो गई, अगर माइक्रो कंट्रोलर की रोम है तो यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 0 0 और आगे मूव ऑन करता जाएगा। अगर मैं ओरिजिन कह देता हूं कि किसी 300 लोकेशन पे पड़ा है, तो अब मेरा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? अब यहां पे फॉर एग्जांपल 300 है, तो मेरा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। यहां पे नीचे सारे एड्रेसेस खाली होंगे। अब इसको यूज करने का मकसद भी यही होता है कि अगर नीचे कहीं और कोई दूसरा फंक्शन पड़ा हुआ है 00 एड्रेस से स्टार्ट होके यूज हो रहा है, तो हमारा प्रोग्राम कब कहां से स्टार्ट होगा? 300 से स्टार्ट हो जाए, ताकि हमारे जो डेटा ओवरलैपिंग है वो ना हो, हमारी जो लोकेशंस हैं वो हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर लें और उसको प्रॉपर वे में यूज कर लें। सो ये हमारा एक हो गया ओरिजिन का असेंबलर डायरेक्टिव। ये हमारे प्रोग्राम का ओरिजिन डिफाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव की तरफ, एंड डायरेक्टिव। एंड डायरेक्टिव क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम भाई यहाँ एंड हो गया है, अब आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो प्रोसेस करनी है। असेंबलर को बता रहा होता है कि बस यहाँ प्रोग्राम एंड है, अब कुछ नहीं करना आपको। अब आते हैं हम लोग दूसरे डायरेक्टिव की तरफ, वो है डिफाइन बाइट का डायरेक्टिव, डीबी जिसे हम कहते हैं डिफाइन बाइट। ये क्या करता है? ये हमारे कोई भी 8 बिट डेटा को डिफाइन कर रहा होता है, और अब हम जो होते हैं मल्टीपल डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। डेटा की अलग अलग टाइप होती हैं, जैसे कोई डेटा डेसिमल में होता है, कोई बाइनरी में भी हो सकता है, कोई हेक्साडेसिमल में हो सकता है, कोई एस्की में हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। अब उनको डिफाइन करने का किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा एक सिंपल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेटा कोई डेसिमल में डेटा है तो इसे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे मेरे पास 28 एक डेसिमल है तो उसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 28। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डेटा बाइनरी में मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं बाइनरी में भी लिख सकता हूं, 8 बिट में मैंने लिख दिया। अब जब भी मेरा असेंबलर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये बाइनरी जो है बाइनरी को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह अगर मेरा डेटा हेक्साडेसिमल में है तो मैं उसको इस तरह एड्रेस कर सकता हूं। अगर मेरा डेटा जो है वो एस्की में है तो मैं इस तरह कर सकता हूं, उसे इन्वर्टेड कॉमास में डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, समझ जाएगा मेरा असेंबलर कि डेटा किस में है, एस्की में है। अगर मैंने स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं सिंपली मैंने लिख दिया इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिफाइन बाइट की एक सिंपल डायरेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया है। सो ये हमारा हो गया डिफाइन बाइट का। ये किसी भी 8 बिट डेटा को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, मजीद इसकी डेप्थ तब आएगी आपको जब आप इसके प्रोग्राम देखेंगे और खुद बनाएंगे, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और हमारा असेंबलर डायरेक्टिव आता है इक्वेट का, जिसे ई की यू लिखा जाता है, ई क्यू यू, इक्वेट का। इक्वेट बेसिकली क्या करता है, किसी भी डेटा को हम लोग किसी भी चीज़ के साथ इक्वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोग्राम में बार बार 25 इस्तेमाल करता हूँ और मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं बार बार 25 इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुश्किल हो जाता है मेरी लिखना। एज कम्पेयर टू मैं लिख सकता हूँ सिर्फ, मैं अगर सिर्फ सी लिखना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि बस सी लिख दूँ, कि मुझे पता है बस मैंने डिफाइन किया हुआ है, मेरे अपने माइंड मैपिंग के हवाले से सी का मतलब काउंट है और बस 25 दफ़ा ही काउंट होना चाहिए। सो मैं सी को इक्वेट कर सकता हूँ 25 के साथ। तो मैंने अगर ई क्यू सी और ई क्यू यू के साथ 25 लिख दिया, तो अब प्रोग्राम में मैं जहां भी कहीं 25 की मुझे ज़रूरत होगी, मैं वहां सी को जो है वो यूज़ कर सकता हूं। अब मैं किस तरह यूज़ कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रोग्राम में अब इस्तेमाल करना है सी को कहीं, तो मैंने मूव कराना है सी 25 को कहीं मूव कराना है किसी रजिस्टर में, तो मैंने लिखा मूव R3 और हैशटैग सी, ख़त्म। अब 25 किस में चला जाएगा, R3 के अंदर मूव हो जाएगा। 25 को मैंने डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया, मैंने क्योंकि इसको इक्वेट कराया हुआ था सी के साथ, तो मेरा असेंबलर समझ जाएगा कि सी का मतलब क्या है, 25 ही है, तो वो जो है इसको मूव ऑन करा देगा आगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट असेंबलर डायरेक्टिव्स थे। अब आप समझ गए होंगे कि इनको यूज़ किस तरह किया जाता है, उनका मकसद क्या है। और भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टिव्स हैं जो कि हम लोग 8051 की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतने बेसिक हैं जो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपको कराया जाए,
क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे। अब हम आते हैं एड्रेसिंग मोड्स की तरफ। एड्रेसिंग मोड का जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें बताता है कि किस तरीके से डेटा को एड्रेस किया जाए और किस तरीके से डेटा को एक्सेस किया जाए। ये वेरियस मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब हर मेथड जो है वो अपनी खासियत रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करूं, पहला जो हमारा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डेटा होता है वो डायरेक्टली कहाँ मूव हो जाता है, जहां भी हम लोग इसको मूव कराना चाह रहे हो ये डायरेक्टली एड्रेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये तब इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जब कोई कांस्टेंट हो जो कि बार बार हमें इस्तेमाल करना हो तो हम मूव करा देते हैं। और इसको जब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसके साथ हैशटैग लगा होता है। सो हैशटैग जहां भी लगा होगा तो हम वहां पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल किया गया और जो डेटा इसके साथ लिखा गया, जो वर्ड इसके साथ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर 39H है तो वो क्या है, वो डायरेक्ट मूव ऑन हो रहा है। कहाँ पे, मैंने लिख दिया R3 में, तो R3 में क्या हो रहा है, 39 डायरेक्ट मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको थोड़ा सा अगर विजुअली देखना चाहें तो R3 का एक एड्रेस है मेरे पास, वहां पे क्या हो गया, डायरेक्ट मूव हो गया क्या, 39H। ये होती है हमारी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब हम आते हैं अपने दूसरे मोड की तरफ जो कि है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, कोई चेंज नहीं है। सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो डेस्टिनेशन और सोर्स है हमारे जो प्रोग्राम का, वो क्या होता है, वो एक रजिस्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं AB, ये अगर डेस्टिनेशन है और सोर्स है तो क्या होगा, इसमें जो भी डेटा मेरे पास होगा, फॉर एग्जांपल ये A और B एड्रेस हैं, तो अगर B में कोई डेटा पड़ा है, फॉर एग्जांपल 5 पड़ा है, तो वो कहाँ मूव ऑन हो जाएगा, A में। लेकिन इसमें हमने इस्तेमाल क्या किए, डेटा को एक्सेस करने का मेथड क्या था, हमने रजिस्टर को इस्तेमाल किया और एक्सेस कर लिया ये डेटा। सो ये था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब हम आते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरफ। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को ज्यादातर बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के साथ। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, तो इसका मकसद क्या है, ये मेरे पास रोम के अंदर एक 07 एक एड्रेस है और ये 00H एक एड्रेस है। तो रोम 07H के अंदर जो भी डेटा पड़ा है, इसमें आप देख रहे होंगे हैश इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, तो ये डिफरेंशिएट क्या कर रहा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से तो डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि ये खुद एक डेटा नहीं है, ये खुद जो है इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 पड़ा है तो 1 मैंने मूव कराना है, इस 07 एड्रेस में मूव कराना है। सो आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड की तरफ, जो कि आप बार बार इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या है, इसमें इनडायरेक्टली हम लोग डेटा को एड्रेस करते हैं। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, हमारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। पॉइंटर का मतलब क्या है, ये किसी की चीज़ की तरफ पॉइंट करना, और अगर मैं इसे उर्दू में कहूँ तो इशारा करना कहीं। सिमिलरली इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में हम लोग इशारा कर रहे होते हैं किसी की तरफ, और इसमें इशारा किस तरफ किया जाता है, डेटा की तरफ इशारा किया जाता है। और इसमें जो है इसकी सबसे खासियत क्या है, इसमें @ इस्तेमाल होता है, और जहाँ भी @ इस्तेमाल हो आप समझ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में 8051 की असेंबली लैंग्वेज में उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल किया गया है। अब मैं ये सिंपल इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, देन मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। R0, अब ये @ सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको बता दूं पहले से ही, ये R0 और R1 रजिस्टर के साथ ही इस्तेमाल होता है, और किसी रजिस्टर के साथ आप इसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। सो इसका मतलब क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, @ कहाँ पॉइंट कर रहा है। मेरे पास ये मैं एड्रेसेस बना लेता हूँ मल्टीपल, ताकि आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट दे सकूँ। हाँ, अब देखिए R0 ये क्या करना है, पॉइंट कर रहा है। R0 के अंदर अभी @ बता रहा है कि R0 के अंदर एक डेटा है, एक एड्रेस है, वो पॉइंट कर रहा है एक जगह पे, वहाँ डेटा पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 33 पड़ा है, तो जब मूव की इंस्ट्रक्शन यहाँ देखिए कि ऐड को
तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पे जाएगी और वहाँ पे देखेगी कि 33 पड़ा है, 33 पॉइंटर है एक, और वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, एक एड्रेस की तरफ, और वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 01 पड़ा हुआ है, तो वो 01 को कहाँ मूव करा देगा, 1 में, एक्यूमुलेटर में। तो आपने देखा R0 के अंदर से डेटा डायरेक्ट नहीं उठाया गया, बल्कि R0 के अंदर जो डेटा था वो क्या बता रहा था, वो कहीं पॉइंट कर रहा था डेटा की तरफ, वो खुद क्या था, एक एड्रेस था। जो डेटा क्या था, वो इनडायरेक्टली कहाँ पड़ा था, इस एड्रेस में पड़ा था। ये डेटा है हमारा इंपॉर्टेंट मेन, जो कहाँ मूव होगा, ए की तरफ मूव होगा। ये होती है हमारी इनडायरेक्ट एड्रेस मोड्स। और अब हम देखेंगे हमारे बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की तरफ। ये बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ये भी हमारे पास इसी तरह पॉइंटर का ही कॉन्सेप्ट रखता है, लेकिन इसमें जो होता है हम लोग एक रजिस्टर है जिसको हम लोग डेटा पॉइंटर रजिस्टर भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। डेटा पॉइंटर रजिस्टर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर हम लोग एक 16 बिट डेटा पॉइंटर रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, DPTR कहते हैं। ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है हमारे 8051 में, और वो क्या कर रहा होता है, वो भी इसी तरह इनडायरेक्टली डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। और इसको हम लोग इस्तेमाल किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल मूव C और मूव X की इंस्ट्रक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब C का मतलब क्या है, C का मतलब है कोड, और X का मतलब क्या है, एक्सटर्नल। अगर कोई एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्टेड है तो एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा मूव होगा, और अगर कोई कोड है तो रोम में अगर डेटा पड़ा है तो रोम से मूव होगा। और इसको यूज किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों में एक्यूमुलेटर की मैं डेटा मूव करा रहा हूं मैं, और @A+DPTR। एक्यूमुलेटर में डेटा पॉइंटर ऐड होगा और वो किसी डेटा की तरफ पॉइंट करेगा, जो कि DPTR जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो क्या करेगी, किसी जगह की तरफ पॉइंट करेगी, किसी एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगी। यहाँ फॉर एग्जांपल 3 पड़ा है तो 3 कहाँ पॉइंट करेगा, एक एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा, वहां पे जो डेटा पड़ा होगा वो हमारे एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। आई नो ये थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये आप जब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, जब इनको बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो आप इनकी अफादियत को भी समझेंगे और इन्हें इस्तेमाल करने का मेथड भी समझ लेंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने डिस्कस किया असेंबलर डायरेक्टिव्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं, सारे नहीं जो इंपॉर्टेंट है, और हमने एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस किया। सो ये था हमारा लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।